आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि संसद सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भारी हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता जहां अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे रहे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के नेताओं ने बैठक की और वहीं लंदन से स्वदेश लौटे राहुल गांधी ने विदेश से लौटने के बाद एक बार फिर अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं सदन में सत्र स्थगित होते ही विपक्ष के नेता ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए निकले। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पुलिस ने ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। वहीं आज संसद सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामा जारी रहने के आसार हैं। तो संसद की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। अडानी मुद्दे को लेकर तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट हो रखा है। बता दें कि संसद से विजय चौक तक कल मार्च जो था वो निकाला गया, जाना था ईडी दफ्तर, लेकिन विजय चौक पर ही तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को रोक दिया गया पुलिस के जरिए। और जबकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि जेपीसी का गठन नहीं होने तक लगातार आंदोलन जो है वो हमारा जारी रहेगा। तो इन दिन से लगातार सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता है और बीजेपी के मंत्री हैं वो लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं कि लंदन में जो राहुल गांधी ने बयान दिया, देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, देश का अपमान किया, राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार अडानी मसले पर चर्चा चाहती है, अडानी मसले पर जांच चाहती है और जेपीसी गठन की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। और आज एक बार फिर से जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या आज भी हंगामा बरपा रहता है या फिर मुद्दों पर कोई बातचीत हो पाएगी या फिर सदन सुचारू रूप से चल पाएगी। और वहीं सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद की जगह विदेशी धरती पर लोकतंत्र की बात कर राहुल गांधी ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है। 5,000 का पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगाया गया था। किस तरह से ये सरकार डरी हुई है, किस तरह से ये सरकार जेपीसी से भाग रही है, किस तरह से सरकार जो है जो बार बार ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जब देश का पैसा इतना लूटा गया है, आवाम का पैसा लूटा गया है, एसबीआई एलआईसी का पैसा जब लूटा गया है, शेल कंपनीज बनाए गए हैं, पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, लेकिन कोई जेपीसी करने के लिए रेडी नहीं है लोग। हम लोग कम से कम सोचे कि ईडी को जाके हम प्रेशराइज करते हैं कि सुओ मोटो केस करें, इसमें इंक्वायरी करें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 200 एमपीज का ऑनरेबल एमपीज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे कैन नॉट प्रोटेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दिल्ली में कथित शराब घोटाले की। बता दें कि शराब घोटाले पर सियासी घमासान जो है वो लगातार जारी है और इस बीच केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला जो है वो लिया है। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें सियासी घमासान लगातार जारी है। और अब इस बीच आम आदमी पार्टी ने यानी केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला जो है वो लिया है, यानी मौजूदा आबकारी नीति को जारी रखेगी केजरीवाल सरकार। ये कहना है केजरीवाल का। 6 महीने के लिए दिल्ली की आबकारी नीति जो है वो बढ़ाई गई है 31 मार्च को। दरअसल वर्तमान एक्साइज पॉलिसी नीति आगे बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो खत्म हो रहा है। आबकारी विभाग की तरफ से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी मौजूदा आबकारी नीति। ये अब अगला आदेश जो है वो आया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 6 महीने के लिए दिल्ली की आबकारी नीति को बढ़ाया गया है
दिल्ली में कथित शराब घोटाले पर सियासी घमासान लगातार जारी है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो अभी बरकरार रहेगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया है इस बीच, और मौजूदा आबकारी नीति को केजरीवाल सरकार जो है वो ऐसे ही जारी रखेगी। यानी अब 6 महीने के लिए दिल्ली की आबकारी नीति को बढ़ाया गया है। और अब बात हरियाणा की करेंगे, क्योंकि मनोहर सरकार का ई टेंडरिंग में बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है, पंचों और सरपंचों का मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है। सरपंच 5 लाख तक अब काम जो है वो करा सकते हैं। ई टेंडरिंग की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। सरपंचों का मानदेय 3,000 से 5,000 रुपये बढ़ाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ई टेंडरिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने ई टेंडरिंग की सीमा 2 लाख की बजाय 5 लाख रुपए कर दी है। साथ ही सीएम ने कहा कि सरपंचों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये और पंचों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 1,600 रुपये किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरपंचायती राज सिर्फ पंचायत ही नहीं है, बल्कि पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत है। उधर हरियाणा पंजाब के बीच पानी बंटवारे के मामले से जुड़ी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच अभी तक सुलह जो है वो नहीं हो पाई है। कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हरियाणा राज्य के गठन के बाद से ही दरअसल विवाद जो है वो लगातार चल रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के बंटवारे पर यह विवाद लगातार है, और अब इस मामले में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। हरियाणा पंजाब के बीच पानी बंटवारे का ये दरअसल मामला है जो काफी लंबे से चला आ रहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। तो हरियाणा राज्य का जब से गठन हुआ तब से ही ये विवाद जो है लगातार चल रहा है, और अभी तक इस मसले का कोई भी हल नहीं निकला है। कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अहम सुनवाई करने जा रहा है। और अब बात लखनऊ का लुलु मॉल। आपको याद होगा, लुलु मॉल के मालिक से ईडी जो है वो आज पूछताछ करेगी। ईडी ने लुलु मॉल के मालिक को 1 मार्च को समन भेजा था। कारोबारी यूसुफ अली को ईडी ने समन भेजा है। लाइफ मिशन घोटाला मामले में ये पूछताछ होने जा रही है। दरअसल बाढ़ में घर खो चुके गरीबों में फंड जो था वो जाना था। विदेश से आए फंड के दुरुपयोग का मामला है ये पूरा। 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जो है वो पूछताछ करेगी। तो केरल के नाटिका के रहने वाले हैं ये भारतीय कारोबारी, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो लुलु मॉल के मालिक से ईडी आज पूछताछ करेगी। कारोबारी यूसुफ अली को ईडी ने समन जो था वो भेजा था। ये लुलु मॉल वही है जिसका उद्घाटन खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन ये लुलु मॉल सुर्खियों की वजह तब बना जब इसमें नमाज पढ़ने की खबर सामने आई, जिसके बाद कुछ लोगों ने जाकर इस बात का विरोध किया था। तब ये लुलु मॉल खासा चर्चा में आया था, और उसके बाद अब एक बार फिर से चर्चा में इसलिए कि जो लुलु मॉल के मालिक हैं ईडी उनसे पूछताछ करने जा रही है। कारोबारी यूसुफ अली है जिनको ईडी ने समन भेजा है। उधर उत्तराखंड के भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। बजट पेश करने पर बीजेपी विधायकों ने मुंह मीठा कर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है और उसे साकार करने वाला बजट है। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 77,407 करोड़ का ये 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में भू धसाव और अन्य के अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। उत्तराखंड में आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आपको बता दें कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बता दें आपको कि बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी की हुई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज के एरिया में धारा 144 जो है वो लागू रहेगी, और साथ ही केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। वहीं 1253 सेंटर्स में परीक्षाएं संपन्न करवाने को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने 198 केंद्र जो है वो संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला और मंडल के अधिकारियों की तरफ से गठित सचल दलों में कम से कम 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 उप निरीक्षक की तैनाती होगी। इधर 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी 15 मार्च
से सूफी संवाद जो है वो करने जा रही है। महा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की बीजेपी ने। इसको लेकर बीजेपी ने 150 नॉन पॉलिटिकल लोगों की एक टीम बनाई है। ये टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिमों के लिए किए गए कामों के बारे में जानकारी देगी और वहीं अभियान का मुख्य फोकस मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहेगा और ऐसी लोकसभा सीट जहां पर मुस्लिमों की आबादी 20% से अधिक होगी वहां पर अभियान चलाया जाएगा। सूफी समाज से आशीर्वाद लेने सब जाते हैं, दुआ लेने सब जाते हैं, लेकिन उनके संकट में कोई काम नहीं आता है। तो उनके संकट में भी हम काम कर सकें, इसलिए उनको अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर कहा है कि जो सूफी समाज है, जो संत समाज है, उसके साथ जाकर बात करनी है, उनको एकत्रित करना है, उनको संगठित करना है और उनके लिए भी हमें सरकार के माध्यम से मदद करना है। इसलिए हमने एक टीम बनाई है जो देश भर में काम करेगी, जो देश भर में सूफी विचारधारा के लोग हैं, जो देश में अमन चाहते हैं, जो देश में भाईचारा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विश्व नेता बने, ऐसे सूफी संतों को हमें जोड़ना है। उधर विधायक लखेंद्र पासवान का निलंबन वापस हो गया है। सदन में लौटे बिहार बीजेपी के विधायक संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह पर सदन में लखेंद्र पासवान लौटे हैं। स्पीकर के सामने लखेंद्र पासवान ने दरअसल अपना पक्ष रखा। स्पीकर ने बीजेपी विधायक का निलंबन जो था वो वापस लिया। सर्वसम्मति से किए गए निलंबन मुक्त और बिहार में पक्ष विपक्ष गतिरोध जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो कल हमने देखा किस तरीके से बिहार विधानसभा में लगातार 2 दिन से हंगामा जो था वो बरपा था। परसों तस्वीर आई कि माइक ही तोड़ दिया गया और उसके बाद में कल तस्वीर आई कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए गए। और अब आपको बता दें कि दरअसल जो बीजेपी थी वो लगातार निलंबन के खिलाफ नाराजगी अपनी जाहिर कर रही थी, लेकिन अब स्पीकर के सामने लखेंद्र पासवान ने अपना पक्ष रखा। पक्ष सुनने के बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक का निलंबन जो था उसको वापस ले लिया। और बात के कविता की। के कविता से ईडी आज दोबारा से पूछताछ की तैयारी में है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के कविता से आज पूछताछ करेगी ईडी की टीम। 1 मार्च को के कविता से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आपको बता दें कि इंडो स्पिरिट्स कंपनी में निवेश पर जानकारी जो है वो उनसे मांगी गई है। ईडी ने के कविता को व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद ये तमाम जानकारी साझा की। साउथ ग्रुप के साथ संबंधों के बारे में पूछा। व्हाट्सएप चैट के आधार पर सिम कार्ड का इस्तेमाल और सबूत नष्ट करने के बारे में भी पूछा गया। आरोपियों ने आबकारी नीति के मसौदे की जो प्रतियां थी उनको लीक किया था। यूनिवर्सल मुद्दा है, जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। देन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे, बस। और क्या कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते आगे। दुबई के ब्रिस्टल होटल में दूसरे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स इंटरनेशनल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए न्यूज इंडिया की एमडी दीक्षा शर्मा दुबई पहुंची हैं। उनके साथ निम्स यूनिवर्सिटी के 7 स्टूडेंट्स भी दुबई गए हैं। इन स्टूडेंट्स को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने इस मौके पर निम्स यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निम्स यूनिवर्सिटी से दुबई आ गए हैं कुछ स्टूडेंट, इंटरनेशनल अवार्ड शो में शिरकत करने आए हैं। आइए उन बच्चों से विशेष वार्ता करते हैं। आप निम्स से आए हैं, क्या नाम है और कैसा लग रहा है? मेरा नाम गीता कुमारी है, मैं मथुरा से हूँ और निम्स यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ। अच्छा गीता, कैसा लग रहा है दुबई आकर, कैसा फील कर रहे हैं? दुबई आना, वो भी इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, उसको रिसीव करने आना एकेडमिक एक्सेलेंस में, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने बच्चों में अपने घर का बाहर आते हैं तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बड़ा अच्छा मौका है बच्चों का कहना है। आइए दूसरे से बात करते हैं। आपका नाम और कैसा लग रहा है यहाँ? माई सेल्फ नीलू एंड आई एम फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। लाइक फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक इंटरनेशनल अवार्ड शो में जाने का चांस मिल रहा है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने दिया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, लाइक उनके सपोर्ट के बिना हम नहीं आ सकते थे यहाँ पे, एंड माई टीचर्स एंड ऑल, तो लाइक काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है, निम्स ने एक अच्छा मौका दिया है। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है और मैं निम्स यूनिवर्सिटी में एविएशन की एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं बेस्ट ब्यूटी आइकन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ इन दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। अच्छा, दुबई पहली बार आना हुआ है आपका? यस सर। कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। निम्स यूनिवर्सिटी ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्सिटी का। ऑल्सो टू माई पेरेंट्स जस्ट लाइक निरुदी सर, सर बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जी, ये थी स्टूडेंट। एक और हमारे साथ है, आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा पांडे है, मैं निम्स यूनिवर्सिटी में फार्म टी कर रही हूँ, फार्म टी पीजी फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे यहाँ पे मिस इंडिया इंटरनेशनल फैशन शो के लिए सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे मैं राजस्थानी कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो ये बहुत बड़ी मौका है एंड बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं निम्स यूनिवर्सिटी को, ऑल्सो चेयरमैन सर को ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए फॉर स्टूडेंट लाइक मी। एंड आई बिलोंग फ्रॉम सिक्किम, सो इट्स अ स्मॉल स्टेट, सो वो वहाँ से उतर के यहाँ आना और यहाँ से अब्रॉड जाना इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, सो आई एम रियली थैंकफुल। सिक्किम से रहने वाली हैं, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और दुबई में आई हैं भारत को प्रेजेंट करने, तो निश्चित रूप से निम्स ने इनको एक बड़ा मौका दिया। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम? मेरा नाम अनुरूपा मंडल है, मैं कोलकाता से हूँ और मैं दुबई आई हूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए। मैं इंडियन डांस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरा पेरेंट्स, मेरे निम्स यूनिवर्सिटी मुझे बहुत सपोर्ट किया है दुबई आने के लिए एंड ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मैं इधर आई हूँ अवार्ड लेने के लिए, परफॉर्म देने के लिए, तो ये मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड फॉर दैट। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निम्स ने एक बड़ा मौका दिया है। आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविरल भट्टे, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ दुबई लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि मैं जीत चुका हूँ और उसे कलेक्ट करने के लिए दुबई आया हूँ। और ये बहुत ही बड़ा मौका है जो कि मेरे पेरेंट्स ने और निम्स यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हैविंग दिस अवार्ड एंड आई एम मेकिंग माय पेरेंट्स प्राउड फॉर द सेम। बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स ने यहाँ भेजा, निम्स ने यहाँ भेजा, खुशी की बात है। एक स्टूडेंट और है हमारे साथ, आपका नाम? सर मेरा नाम अर्निम चौहान है। अच्छा अर्निम, क्या कहेंगे? सर ये जो अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को जो यहाँ भेजा गया है, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को प्राउड फील करवाएं और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने हम पे इतना भरोसा किया है हम वो भी फुलफ़िल करें और उन लोगों को भी ये हो कि हमारे स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री में जाके भी अपना नाम रोशन कर पा रहे हैं। ये अर्निम थे, बाकी स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि निम्स ने वो मौका दिया है जिससे कि दुबई आकर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर निम्स का नाम तो गौरवान्वित करेंगे ही, साथ में अपने परिवार का और पूरे भारत के लोगों का नाम गौरवान्वित करेंगे। इंटरनेशनल स्टेज पे जब वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, परफॉर्म करेंगे और कल जब अवार्ड शो होगा और वहाँ जो ये अवार्ड जीतेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भी मान बढ़ेगा। प्रशांत शर्मा, दुबई, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी का जन जागरण अभियान, बता दें कि 16 से 25 मार्च तक बीजेपी जो है वो डोर टू डोर अभियान चलाएगी, घर घर जाकर के जागरूकता फैलाएंगे बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ता। 23 मार्च को बीजेपी जो है विधानसभा का घेराव करेगी। बता दें कि बीजेपी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेगी। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बीजेपी 16 से 25 मार्च तक डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। घर घर जागरूकता फैलाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता और इस बीच 23 मार्च को बीजेपी जो है विधानसभा का घेराव करेगी और बीजेपी इस दौरान सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेगी। तो दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी में नजर आ रही है और दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी जन जागरण अभियान का आगाज करने जा रही है। तो 16 से 25 मार्च तक बीजेपी का डोर टू डोर अभियान ये रहेगा। और अब बात पुणे की। पुणे के बारामती में एक नाले में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रवीण
अटोले नामक एक व्यक्ति मोटर पाइप साफ करने के लिए अंदर गया, लेकिन वो बेहोश हो गया और उसे बचाने के लिए उसके पिता अंदर गए तो वो भी बेहोश हो गए। इसके बाद उनके पीछे 2 लोग भी अंदर गए और उन सभी की मौत हो गई। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से एक भानुदास अटोले के खेत में स्थित ड्रेनेज चैम्बर में मवेशियों का गोबर भरा गया था। इसे साफ करने का काम चल रहा था और कुछ कचरा मोटर पंप में फंस गया था, इसलिए प्रवीण अटोले इसे हटाने के लिए अंदर गए, लेकिन वहां पर बेहोश हो गए। और एक अहम खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री फ्लोर टेस्ट देंगे। जी हां, 20 मार्च को संसद में विश्वास प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। तो बड़ी खबर नेपाल से, जहां के प्रधानमंत्री विश्वास मत जो है वो लेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। 20 मार्च को संसद में वो विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। विश्वास प्रस्ताव को लेकर गठबंधन नेताओं से चर्चा की गई है। विश्वास मत लेने की तैयारी में फिलहाल पीएम जो है वो नजर आ रहे हैं। तो 20 मार्च को विश्वास मत लिया जाएगा और नेपाल के प्रधानमंत्री जो है विश्वास मत लेंगे। तो 20 मार्च को संसद में विश्वास प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। आवारा कुत्तों के कारण होने वाली घटनाओं से बचाव के मद्देनजर मेयर शैली ओब्राय ने अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। वसंत कुंज में कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने की घटना के बाद मेयर शैली ओब्राय ने बैठक बुलाई थी। मेयर ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा और इस मुद्दे पर मेयर ने आज पशुओं से जुड़े एनजीओ, गौशाला संचालकों और वेटनरी एक्सपर्ट्स की मीटिंग भी बुलाई है। बता दें कि दिल्ली सहित अलग अलग शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।